स्टॉक मार्केट एक जगह है पॉजिटिव नैरेटिव की और निगेटिव नैरेटिव की। जब मार्केट डाउन होता है तो हर कोई निगेटिव नैरेटिव देता है। एक 22,000 का निफ्टी शायद 20,000 हो जाए, और जब निफ्टी 25-26,000 पे होता है तो उस टाइम पे इतने पॉजिटिव नैरेटिव आते हैं कि निफ्टी शायद 27 या 30,000 हो जाए। तो अगर आप देखें पिछले 6 महीने में हमारा मार्केट लगभग 15 से 20% ब्रॉडर लेवल पे गिर चुका है। और रीजंस ये दिए गए थे कि इंडियन रुपया काफ़ी वीक हो रहा है, एफआईआईज इंडिया को कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और आज ये एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प के जो टैरिफ है उससे ग्लोबल रिसेशन आएगा, और इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी लो पे लो बनाते जाएंगे। डेटा से समझते हैं कि कैसे यहाँ से मार्केट प्रोबेबली एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। चेक करते हैं। बेसिकली ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स मतलब यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेबल 7 करेंसीज का एक बास्केट होता है। जब ये बास्केट ऊपर जाता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है डॉलर के लिए, और इंडियन रुपया वीक होता है। तो जब ये डॉलर इंडेक्स ट्रम्प जैसे ही टेक ओवर किए जनवरी मंथ में 2025 में, तो उस टाइम पे ये 101, 102 पे होता था, और कहीं ना कहीं ये 110 पे चला गया। तो जब ये ऊपर जाता है तो इंडियन रुपी वीक होता है, बिकॉज ये स्ट्रांग हो रहा है डॉलर इंडेक्स। तो इंडियन रुपया 83 से 88 के लेवल पे चला गया था। अभी रिसेंटली 110 से डॉलर इंडेक्स 102 और 100 पे फिर से आ चुका है, बिकॉज कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल करेगी ये टैरिफ लगाने से, और कहीं ना कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो साफ सफाई कर रही है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक टफ मेजर्स, इसमें वो फर्दर डॉलर को वीक करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 88 का करेंसी इंडिया का जो ऑलरेडी 85 हो चुका है, एक टाइम पे 83, 82 भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको निफ्टी के चार्ट के साथ देखें तो एक कंप्लीटली इनवर्स कोरिलेटेड दिखता है। अगर आप देखेंगे जब डॉलर इंडेक्स लो पे था तो हमारा निफ्टी 25-26,000 पे था, और जैसे डॉलर इंडेक्स हाई पे चला गया तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा निफ्टी 23 और 22,000 पे चला गया। तो काफी हद तक ये मार्केट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। और आज जब ये वीक है और फर्दर वीक होगा तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक वेलकम साइन, और इंडियन रुपया यहाँ से स्ट्रेंथन हो सकता है। आगे अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी पर्सपेक्टिव से ये देखा गया है कि अप्रैल से लेकर जून के महीने में, इन 3 महीने में हमारे स्टॉक मार्केट काफी अच्छा करते हैं, बिकॉज एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। हर गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई कैपेक्स प्लान, कंट्री में इतनी इतनी ग्रोथ लानी है, इतना जॉब क्रिएशन करना है, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। कंपनियां भी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स में काफी प्रॉस्परस टारगेट्स लगाती है कि चलो इस साल इतना सेल्स करेंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको आंकड़ों में Q1, Q2, Q1 कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ मॉनसून, एंड Q2 जो कि आपका सितंबर अक्टूबर बना होता है, दिवाली दशहरा, ऑन द वर्ज ऑफ क्रिसमस, इसमें कंजम्पशन काफी बढ़ता है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। इसका क्लियर रिटर्न्स में भी इंपैक्ट दिखता है। आप निफ्टी 50, निफ्टी 500 और ये बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, ये सारे इंडाइसेस के रिटर्न देखें, ये सारे के सारे हायर सिंगल डिजिट रिटर्न में आपको दिखते हैं। तो अगर 12 से 15% का इक्विटी में रिटर्न आता है तो इसमें से लगभग 70 to 80% रिटर्न तो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ही आते हैं, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट अपने पोर्टफोलियो में होता है। तो बिकॉज हम लोग आज अप्रैल 2025 में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है ये हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए अपसाइड ही लाएंगे। आगे अगर आप देखें तो मॉनसून एक इंडिया के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है इस साल में। एल नीनो का मतलब है जब आपका बिलो एवरेज मॉनसून का रिस्क है, और ला नीना का मतलब है जब हमारा मॉनसून अबव एवरेज हो सकता है। अब के बार का मॉनसून जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है आईएमडी और स्काईमेट जैसे एजेंसीज से, कि इंडिया का मॉनसून नॉर्मल है और काफी हद तक ला नीना इफेक्ट देखा है। तो मतलब बिलो एवरेज मॉनसून की साइन ही नहीं है। इसका काफी हमारे इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, जहां पे हमारी नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ मतलब जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन 7% जीडीपी और 5% इन्फ्लेशन, तो 12% की नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ होती है। लेकिन जब हमारा मॉनसून अच्छा होता है तो ये 14-15% भी चले जाती है। तो अगर कंट्री ही नॉमिनल रेट पे 12-14% पे ग्रो कर रही है, तो जो प्राइवेट कंपनी है, वो कॉर्पोरेट है, वो तो 18-20-25% पे ग्रो करेगा, जिसका सीधा इंपैक्ट इक्विटी इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड और उसके स्टॉक्स के राइज से मिलेगा। और हायर क्रॉप यील्ड से रूरल कंजम्पशन भी बूस्ट होगा, फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है इंडिया की वो इंप्रूव होती है, बिकॉज हमें इतनी फूड सब्सिडी नहीं देनी पड़ती है उस साल, तो हमारे फिस्कल चीजें इंप्रूव होती है। और अगर आप देखेंगे तो आपने देखा था जब जून 2024 में इंडिया में इलेक्शंस थे तो गवर्नमेंट का फोकस इलेक्शन जीतने पे था।
तो काफी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई थी। और अभी जब बजट आया 2024 का, जो हमारा जुलाई का बजट था, इसमें हमने काफी अच्छे फरवरी 2025 के बजट में हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी अच्छे लेवल पे डिक्लेयर किया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अलग अलग बिजनेसेस में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट्स करना, उसका 10 to 11 लाख करोड़ का रोड मैप दिखा। रिसेंट डेटा ये बताते हैं कि पिछले 3 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी अच्छी बढ़ी है और इसका मोमेंटम काफी हद तक विजिबल दिखता है। तो इस पूरे साल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जॉब क्रिएशन में और कंजम्पशन बूस्ट करने में इसकी काफी मदद है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट पे दिखता है 2025 में। स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ दिखती है, 6.5-7% की ग्रोथ एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बेस पे काफी मीनिंगफुल है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दिखती है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया सारी कंट्रीज देखें, रेजिलेंट डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, डिमांड काफी अच्छी है ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। इन्फ्लेशन जो कहीं ना कहीं 2010-2015 के सालों में बहुत स्टिकी दिखता था, 8% का नॉर्मल इन्फ्लेशन इंडिया में दिखता था। आप अगर ऑब्जर्व करें 4-5-6% का नॉर्मल इन्फ्लेशन हमारे को गवर्नमेंट के आंकड़ों में वगैरह दिखता है। और कहीं ना कहीं एक फेवरेबल ग्लोबल पोजीशनिंग दिखती है इंडिया की। कोई आसपास कोई बॉर्डर वॉर नहीं है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा है, स्टेबल गवर्नमेंट है। तो ये हमारा स्टॉक मार्केट कंटेक्स्ट से पिछले 6-8 महीने का फॉल और राइज हुआ है। तो सितंबर से लेके मार्च तक अगर आप देखें तो निफ्टी 50 और मिड कैप स्मॉल कैप में काफी तेज गिरावट हुई है, 15 से 20%, जो कि एक बुल मार्केट करेक्शन है। बिकॉज 2023 और 24 में ये सारे के सारे इंडाइसेस लगभग 40-50% बढ़ गए थे और उसके बाद सामने सिर्फ 15% गिरे हैं। अगर आप रिसेंटली देखें, जो 22,000 का निफ्टी हमारा थोड़ा 24,000 की तरफ चला गया था रिसेंटली पिछले मंथ में, और ये टैरिफ का अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव न्यूज आ गया, तो इसमें रिकवरी भी लगभग 10% की हो गई थी। तो अगर ये टैरिफ एंड ऑल दिस थिंग्स आर बिहाइंड अस पोस्ट से जून जुलाई, तो सितंबर 2025 में हम लोग ओल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। अगर आप देखें ये सारे के सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें भी लगभग 15 से 20% की गिरावट थी और इसमें भी अभी मार्च के मंथ में अच्छी रिकवरी हो गई थी। और कहीं ना कहीं अगर ये सब सेटलमेंट हो जाता है, टैरिफ निगोशिएशन, तो मुझे लगता है द वर्ल्ड विल बी बैक टू इट्स नॉर्मल। तो अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एफएमसीजी सेक्टर अप्रैल से लेकर सितंबर में काफी अच्छा करता है, बिकॉज एक मानसून आता है और एफएमसीजी में एक रिन्यूड डिमांड आती है। इनफैक्ट आरबीआई एक बार और 2 बार रेट कट करने वाला है, बिकॉज इंडिया का फिजिकल बैलेंस बहुत अच्छा है। थोड़ा कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट गिराने का एल्बो रूम आरबीआई के पास में है। और जैसा मैंने बताया, मानसून का फोरकास्ट अच्छा है, वो भी एफएमसीजी के कंजम्पशन को बूस्ट अप करता है। और आपको बताया कि फरवरी 2025 के बजट में हर इंडियन को जिसका 12 लाख रुपए से कम का सैलरी है उसको नो टैक्स डिक्लेयर किया है, जिससे कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में हर महीने 7-8 हजार रुपए बचेंगे। ये जाके कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स और उसके थीम्स पे दिख सकता है। और टैरिफ का तो इंपैक्ट इंडिया बीइंग अ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी उस पर दिखता नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफएमसीजी फंड और सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स, उसमें इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल बनती है। दूसरा, बैंकिंग अगर आप सेक्टर देखें तो ये पूरे फॉल में सबसे कम अगर कोई गिरा है तो बैंकिंग है। तो जो भी लास्ट ईयर अगर आप देखें, लास्ट ईयर के बुल मार्केट में 23-24 में, तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा लैगार्ड था, उसके परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं आए थे। और अभी रिसेंटली जब मार्केट फॉल हुआ, जिसे बेयर मार्केट फॉल बोल सकते हैं, तो इसमें बैंकिंग सबसे कम गिरा। तो हम जनरली मार्केट में से बोलते हैं कि द लीडर ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट, तो जो लास्ट बुल मार्केट का लैगार्ड है वो नेक्स्ट बुल मार्केट का लीडर जब पता चलता है, जब वो फॉल में सबसे कम गिरता है। और कहीं ना कहीं आरबीआई जब रेट कट करता है तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स लोन देना चाहती है, वो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन लोग लेते हैं, इसे क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब कैपेक्स पुश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करती है, वो भी बैंकों में बहुत सारा पैसा लाती है। तो बैंकों का जो कासा फ्लोट है, उनके पास में जो पैसा घूमता है, उससे उनको काफी बेनिफिट मिलता है। और मॉनसून फोरकास्ट और एक प्रो रिफॉर्म यूनियन बजट, ये सारे है ना बैंकिंग सेक्टर के लिए बेनिफिट करते हैं। और एनपीए और जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आज इन सब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, इसमें एक अच्छा खासा बुल मार्केट मुझे इन ये 2025 में दिखता है। तो इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से अगर हम ठंडे दिमाग से इस निगेटिव नैरेटिव को चैलेंज करें और ये सोचे कि क्या लीडर ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट ये सारे सेक्टर्स बनेंगे और क्या हम ओल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचेंगे, ये तो काफी हद तक मुझे दिखता है। आप सब लोग क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।